हाय, इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के बेसिक फीचर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन हम 2019 के बाद 2019 के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन है जम्मू एंड कश्मीर की, या जो जम्मू एंड कश्मीर के इकॉनमी के फीचर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 का रेवोकेशन हुआ अगस्त 2019 को, और उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया, उसके बाद की कंडीशन कैसी है जम्मू एंड कश्मीर के इकॉनमी की, उसके बाद के जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के फीचर्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी 6th सेमेस्टर की जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी है उसको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर पूरी इकॉनमी को कवर करने की कोशिश करेंगे। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के बेसिक फीचर्स डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कंडीशन थी या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो स्टेटस था वो पूरे तरीके से चेंज हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारी चेंजेस आई, कई सारे रिफॉर्म्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाए गए, और उसके बाद की कंडीशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो बिल्कुल बदल गई है। 2019 से पहले की जो कंडीशन हुआ करती थी वो अलग हुआ करती थी, और 2019 के बाद की जो जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन है वो बहुत अलग है। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के बेसिक फीचर्स की बात करता हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस चेंजेस। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए और गवर्नमेंट के अंदर या फिर गवर्नेंस के अंदर क्या चेंजेस आई। सबसे पहले यहां पर हुआ रीऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी रीअलाइनमेंट। मतलब कि अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया। जो धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगी हुई थी वो खत्म हो गई। ये जो धारा 370 थी ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने का काम करती थी। ये जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देने का काम करती थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्टेट जो हुआ करती थी या जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो काफ़ी पावरफुल थी। काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास हुआ करती थी। कई सारे सेंट्रल लॉज और स्कीम्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। मतलब कि सेंटर का जो कानून है, कई सारे सेंटर के कानून जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऑटोनॉमी इंजॉय कर रहा था आर्टिकल 370 के अंडर। हमें कई सारे राइट्स यहां पे मिले हुए थे जो कि एक्सक्लूसिवली जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को मिले हुए थे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी बाहर से जमीन नहीं खरीद सकता था। जो जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट नहीं है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता है। जहां की नौकरियां जो थी वो भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही मिलेंगी। तो कई सारे राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिले हुए थे, और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी। तो जम्मू एंड कश्मीर एक कट सा गया था पूरे हिंदुस्तान से। पूरे इंडिया के अंदर जो लॉज पॉलिसीज अप्लाई होती थी वो शायद जम्मू एंड कश्मीर में उस हिसाब से अप्लाई नहीं होती थी। तो जम्मू एंड कश्मीर पूरे तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाया था हिंदुस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ। तो हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को ये जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था इसको हटा दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूनिफाइड जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर होता था, जम्मू होता था, कश्मीर होता था, लद्दाख होता था। लेकिन उस जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर बांट दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी बना दी जम्मू एंड कश्मीर की और एक यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख की। अब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से अलग हो गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब आर्टिकल 370 हट गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर का चेंज हो गया, और गवर्नेंस सिस्टम भी यहां का चेंज हो गया। तो रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि अब यूनिफॉर्म लॉज जो है वो यहां पे इंप्लीमेंट होने लगे। अब भारत सरकार का कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता था और होने लगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारे के सारे भारत के कानून, जो भारत की सरकार के कानून थे, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू होने लगे। और जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी था तो बाकी जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं चंडीगढ़ की बात करूं, मैं लक्षद्वीप की बात करूं, वही स्टेटस अब जम्मू एंड कश्मीर का रह चुका था। तो सारे के सारे जो लॉज, जो पॉलिसीज, जो स्कीम्स हिंदुस्तान की सरकार की हुआ करती थी वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगी। तो एक जैसे लॉज, जो लॉ दिल्ली में अप्लाई होता था, जो लॉ जो है वो पौंडीचेरी में अप्लाई होता था, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में अप्लाई होता था या बाकी स्टेट्स में अप्लाई होता था, वो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगा और इंप्लीमेंट होने लगा।
उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्शन हुआ, मतलब अट्रैक्टिव क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने लगी। कैसे? पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे कुछ लोकल रेगुलेशंस थे 2019 से पहले, मैंने आपको बताया कि यहां पे जमीन बाहर से कोई नहीं खरीद सकता था, और जब कोई बाहर से जमीन नहीं खरीद सकता था तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा कोई बाहर से आके? तो यहां पे इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही थी, रेड टेपिज्म था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, सरकार जो है वो लाइसेंस नहीं देती थी इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहां पे पहले इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी पहले उस हिसाब से। लेकिन जब आर्टिकल 370 हट गया तो यहां पे इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होने लगी। और आर्टिकल 370 से पहले क्या हुआ करता था, कई सारे लोकल रेगुलेशंस थे, कई सारे कानून थे यहां की सरकार के जो इन्वेस्टमेंट को रोकने का काम करते थे। उसी के साथ साथ क्लियर अलाइनमेंट विद सेंट्रल पॉलिसीज। अब सेंट्रल पॉलिसीज के साथ क्लियर अलाइनमेंट हो गई, मतलब कि अब सेंट्रल स्कीम्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अप्लाई होंगी आसानी से, और जम्मू एंड कश्मीर की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मतलब कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसको नहीं बनाना है। तो जो सरकार चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, वही यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा, वही पॉलिसीज यहां पे जो है वो लागू होंगी। इससे क्या हुआ, कई सारे डेवलपमेंट फंड्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए इशू किए जाने लगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारत की सरकार ने दिए और भारत की सरकार देने लगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट होने लगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट होने लगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इनहांस्ड सेंट्रल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल पैकेजेस, अब सेंटर की सपोर्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बढ़ने लगी। सेंटर कई सारे फिजिकल पैकेजेस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देने लगा, कई सारे जो है वो पैसे जम्मू एंड कश्मीर को दिए जाने लगे ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। फिजिकल पैकेजेस जम्मू एंड कश्मीर को दिए जाने लगे, जैसे जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जिससे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को इंप्रूव किया जाए। तो जो भारत की सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो कई सारे फिजिकल पैकेजेस मतलब यहाँ पे जो है वो फंड इशू किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पैसे दिए जा रहे हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी डेवलप हो। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स इन रोड नेटवर्क्स, उसी के साथ साथ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स की जाने लगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ताकि रोड्स नेटवर्क को बेहतर किया जाए, हाईवेज बनाए जाएं, रोड्स अच्छे किए जाएं। उसी के साथ साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाएं। उसी के साथ साथ डैम्स बनवाए जाएं, अच्छे ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएं, लोगों के घर बिजली पहुंचाई जाए, बिजली जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, उसके ऊपर काम किया जाने लगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट से पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट किया जाने लगा। अभी जैसे मैं गांव से आता हूं तो मेरे गांव में मैं अभी देख रहा हूं कि वहां पे जियो ने केबल लगाई हुई है, तो वहां पे पहले ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं होती थी, वाईफाई वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पे वो गांव में भी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया गया और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया कि किस तरीके से हमें शहरों को डेवलप करना है, प्लस रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाने लगा कि किस तरीके से हमें गाँव जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनको भी डेवलप करना है। उसी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाने लगा। अपग्रेडेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अपग्रेड किया जाने लगा, हाईवेज अच्छे बनाए जाने लगे, रेलवेज अच्छी बनाई जाने लगी। और उसी के साथ साथ कनेक्टिविटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को अच्छे से डेवलप किया गया, जिससे कि यहाँ के आम जो रेजिडेंट्स हैं, जो डेली लाइफ है आम रेजिडेंट्स की, जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं, उनको तो आसानी हो ही, उनकी लाइफ की इंप्रूवमेंट तो हो ही, उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट बनाया जा सके, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या फिर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, उनके लिए भी एक अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी अच्छी होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होती है। जब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड्स नहीं है, हाईवेज नहीं है, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो बाहर से लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहां पे, उनको इन्वेस्ट करने से यहां पे लॉस में चले जाएंगे वो लोग। तो इसलिए
जब आप ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो तो इससे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उनको सस्ता वो ट्रांसपोर्टेशन में अपना सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिशनल सेक्टर हुआ करता था उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले काम होता था उसको मॉडर्नाइज किया जाने लगा। जो ट्रेडिशनल सेक्टर था वो जो 2019 से पहले यहाँ पे सिस्टम हुआ करता था उसकी ट्रांजिशन हमें देखने को मिली कि उसको मॉडर्नाइज किया जाने लगा और बेहतर तरीके से उसको डेवलप किया जाने लगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एप्पल्स की, सैफरान की बात करूं मैं, तो जिस तरीके से ट्रेडिशनल कल्टीवेशन उसकी होती थी, सेब सड़ भी जाते थे, लेकिन उसको और मॉडर्नाइज किया जाने लगा। मैकेनाइजेशन उसके अंदर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। कोल्ड जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं उनको डेवलप किया जाने लगा, तो मॉडर्न किया जाने लगा जो ट्रेडिशनल सेक्टर था उसको। उसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आई है, टूरिज्म सेक्टर के अंदर, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन हुआ करती थी और अभी भी है। तो जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की। तो कई सारे एफर्ट्स लगाए गए कि जो एग्रीकल्चर है इसको मॉडर्नाइज किया जाए। एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए, इसके अंदर मशीन्स को इस्तेमाल किया जाए, अच्छे सीड्स, हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। तो इससे क्या किया जा सके, इसको मॉडर्नाइज किया जा सके। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके। उसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के ऊपर भी जोर दिया गया है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम देखते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके फ्रूट्स वगैरह आते हैं, आपके वॉलनट्स आते हैं, अखरोट वगैरह आते हैं, आपके फ्लावर्स वगैरह आते हैं। जैसे अगर मैं क्या बोलते हैं सैफरॉन की बात करूं, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के लिए इसके ऊपर एम्फेसिस डाला गया कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को बूस्ट किया जाए, किस तरीके से इंप्रूविंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग होता है, मतलब कि जब सेब वगैरह जो है उनकी प्लकिंग हो जाती है तो उनको हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखें ताकि वो खराब ना हो, जल्दी वो खराब ना हो जाएं, ताकि हमारी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो हमारी फसल है वो खराब ना हो जाए। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होती हैं, जैसे सैफरान हो गया, सैफरान बहुत महंगा बिकता है। हमारे सेब हो गए, कश्मीरी सेब भी काफ़ी महंगा बिकता है। और जो हमारे वॉलनट्स हैं, जो हमारे अखरोट वगैरह हैं, तो इनको इन क्रॉप्स को ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं इनको भी प्रमोट किया जाए। उसी के साथ साथ टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जम्मू एंड कश्मीर तो टूरिज्म के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे अमरनाथ श्राइन है, हमारे पास कश्मीर है, हमारे पास पहलगाम है, हमारे पास कटरा वैष्णो देवी है, हमारे पास पत्नीटॉप सनासर है, हमारे पास सुधमहादेव मानतलाई है, हमारे पास लाटी है, मरोठी है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसके ऊपर फोकस किया जाए कि सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि मेन कंसर्न जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का रहता है। यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, जो यहाँ पे अटैक्स होते हैं, तो सिक्योरिटी का मेन कंसर्न रहता है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। कहीं से भी गोली चल सकती है, बम ब्लास्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की गई, और पर्टिकुलरली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द कंडीशन इज बेटर नाउ। तो जो हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश की गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई, क्योंकि टूरिज्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जो काफ़ी खूबसूरत होती हैं देखने को, लेकिन वहाँ पे अच्छा रोड नहीं है। अगर रोड है तो वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है, होटल्स नहीं है। तो टूरिज्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टूरिज्म तभी प्रमोट हो पाता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तभी टूरिस्ट वहाँ पे आता है। उसी के साथ साथ हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स होता है, कश्मीरी शॉल्स के लिए जाना जाता है, पश्मीना शॉल्स के लिए। तो ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स था, यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे
जो कश्मीरीज होते हैं वो अपना हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ पे बेचते हैं। वहाँ पे उन्होंने कई सारी क्या बोलते हैं क्राफ्टिंग की होती है, शॉल्स होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर फोकस किया गया। जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स है इसको मार्केट का एक्सेस मिल पाए, इसके ऊपर फोकस किया जाए कि मार्केट मिल पाए ये जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स है, और साथ ही साथ ग्लोबल ब्रांडिंग इसकी हो सके, मतलब ग्लोबल लेवल पे हम कश्मीरी शॉल्स की, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की ब्रांडिंग कर सकें। उसी के साथ साथ अगर मैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2019 से पहले ट्रेडिशनल सेक्टर के ऊपर ही फोकस था। तो 2019 के बाद जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेक्टर जाने की बात की गई। ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह आता था, उसमें सेब वगैरह आता था, सेब उगाने हैं, सैफरॉन और वॉलनट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स, ये ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर आता था। लेकिन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि 2019 के बाद जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेक्टर की बात की गई, और ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस भी किया गया। उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, चाहे वो सोलर प्लांट्स हों या फिर बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। आईटी के ऊपर फोकस किया गया, और उसी के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर फोकस किया गया। तो ओवरऑल तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, आईटी के ऊपर फोकस किया गया। उसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए। तो सर्विस सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया गया, सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश की गई। पर्टिकुलरली अगर मैं फाइनेंस, रिटेल और हेल्थ केयर के अंदर बात करूं तो इनको इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। फाइनेंस को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। बैंकिंग वगैरह जो इसके अंदर आती है, रिटेल सर्विसेज को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, और हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। और ये जो सर्विस सेक्टर है ये ग्रोथ ड्राइवर की तरह इमर्ज हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर मैं फिस्कल और मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करूं तो हमें देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली फिस्कल ट्रांसफर होता है सेंटर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मतलब कि सेंटर डायरेक्टली जो है वो फिस्कल बेनिफिट्स जम्मू एंड कश्मीर को देता है। जम्मू एंड कश्मीर को फंड्स प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर को डेवलपमेंटल फंड्स दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए फिस्कल इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और डायरेक्टली उनको ट्रांसफर किया जाता है सेंटर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कोई अड़चन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के इन्वेस्टर्स जो बाकी हिंदुस्तान से आते हैं वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, या फिर विदेश के लोग भी यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए उनको जैसे कि टैक्स ब्रेक्स दी जा रही है, उनको टैक्स रिडक्शंस दी जा रही है, टैक्स हॉलीडेज दी जा रही हैं कि उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाए जाएंगे। सिंप्लीफाइंग लाइसेंस प्रोसीजर जो है उनको सिंप्लीफाई किया जा रहा है कि इतना मुश्किल ना हो लाइसेंस हासिल करना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, रेड टेपिज्म है, तो ऐसा नहीं है। तो सिंपल तरीके से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करूं तो बैंकिंग के अंदर कई सारी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि जो रीजनल बैंकिंग सिस्टम है, जो जम्मू एंड कश्मीर का बैंकिंग सिस्टम है, उसको हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल बैंकिंग सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। जो नेशनल नेटवर्क्स हैं उनके साथ उसको जम्मू कश्मीर के बैंकिंग सिस्टम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जो है वो जल्दी से फैसिलिटीज़ मिल सकें, क्या बोलते इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसके ऊपर फोकस की जा रही है कि कस्टमर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ मिल सकें, उनको लोन्स वगैरह मिल सकें। और उसी के साथ साथ एक पुश किया जा रहा है किसकी तरफ, डिजिटल बैंकिंग की तरफ, की डिजिटल बैंकिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से हमें ई बैंकिंग को स्टार्ट करना है, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि सभी लोग जो हैं, जैसे अभी हमारे पास एक स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें हर व्यक्ति का अकाउंट खुलवाया गया था, तो ताकि लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ताकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सके, मतलब कि डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में जो है वो पैसे आ जाएं। जैसे कई सारी स्कीम्स हैं भारत की सरकार की जो डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे चले जाते हैं, जैसे कि
पेंशन्स हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गए, तो कई सारे स्कीम्स ऐसी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से क्या हो रहा है कि लोग डायरेक्टली जो है वो सेंटर की स्कीम्स का फायदा उठा पा रहे हैं। बीच में कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है कि रिश्वत नहीं है। पहले जो है वो 100 रुपये सेंटर से आते थे तो 10 रुपये जो है वो एक व्यक्ति के पास पहुंचते थे, बाकी बीच में सिर्फ करप्शन चलती थी। लेकिन अभी डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों की जा रही है, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, आप फोन से जो है वो बैंकिंग सर्विसेज को जो है वो अटेंड कर पाएं, तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ फीचर्स थे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के 2019 के बाद, कि किस तरीके से 2019 के बाद 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और उसके बेसिक फीचर्स क्या है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।